गुड मॉर्निंग। 3 जनवरी की न्यूज़ इसमें हम कवर करेंगे आज। पहली न्यूज़ देख लेते हैं। माघ मेला बिगिन हो गया है। ये पूछा जा सकता है कि माघ मेला कहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो माघ मेला हिंदुओं का एनुअल पिलग्रिमेज एंड फेयर है। एक तरह से मेला है। ये त्रिवेणी संगम पे लगता है हर साल। जैसे मिनी कुंभ 12 साल बाद लगता है, तो उसको ऐसा मिनी कुंभ माना जाता है। जनवरी और फरवरी के महीने में ये लगाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई संगम किन 3 नदियों का मिलन स्थान है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती। और तो माघ मेला अभी संगम इस समय चल रहा है। जो लोग जाना चाहें मिनी कुंभ में नहा के आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो जो जेवलिन थ्रो का डिसिप्लिन है उसमें इंडियंस बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे हैं। और वुमेन पार्टिसिपेशन में तो डबल से ज़्यादा है, 125% स्पाइक आया है ना। ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में 2021 में। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए हमने नेशनल जेवलिन डे मनाया था, इस्टेब्लिश कर दिया था। ये हमने इस्टेब्लिश किया था 2021 में। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेट करने के लिए वो किया था, घोषित किया था। ठीक है कि नहीं। तो इससे बहुत सारे लोग ने प्रेरणा ली है और ये लोग जेवलिन फेंकने के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक ग्रांड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन लगा हुआ है बुद्धा को लेके। कल ये लगा था, तो ये दिल्ली में लगा हुआ। बस इतना याद रखना कि ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन, जिसमें हम बुद्धा के रेलिक्स पे परवा के, पीएम मोदी ने बहुत अच्छी वीडियो भी इसमें डाली है। मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी पर उस पर कॉपीराइट आ गया था, तो इसलिए मुझे हटानी पड़ी, आई थिंक। ठीक है कि नहीं। आई होप ये आप समझ पाएंगे। बस ये याद रखना, ग्रैंड बुद्धा इंटरनेशनल एक्सपोजिशन कहाँ पे लगी थी? दिल्ली में लगी थी ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 7 रेयर फ्रॉग्स थे, ये गैलेक्सी फ्रॉग कैटेगरी के। वेस्टर्न घाट्स में ये एक्सटेंट हो गए हैं। क्यों एक्सटेंट हुए हैं? क्योंकि फ़ोटो टूरिज़्म में राइज़ हो गया था। बहुत सारे लोग जा के इनका फ़ोटो खींच रहे थे और उनकी लाइट की वजह से, फोटो सेंसिटिविटी की वजह से इनके एग वगैरह हैच नहीं हुए, क्या नहीं हुए, और बेचारे मर गए। फिंगर टिप के साइज़ के थे, मतलब एक उंगली के टिप पे आ जाते हैं। तो ये फ्रॉग एक्सटेंट हो गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी से यही पता चला है कि 7 गैलेक्सी फ्रॉग्स का ग्रुप था, वो वैनिश हो गया है। लाइकली टू बी डेड आफ्टर मल्टीपल फोटोग्राफर डिसेंडेड इनटू देयर हैबिटेट कॉजिंग डिस्टर्बेंसेस। इस हिसाब से कायदे से इन्हें जेल हो जानी चाहिए, लेकिन जेल इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये केरला की गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही जा रहे थे वहाँ, और जा रहे थे प्रिजर्वेशन करने के लिए। प्रिजर्वेशन करने के लिए जाते थे, फ़ोटो खींचते थे, बेचारे मर गए। ऑलराइट, तो ये याद रखना। गैलेक्सी फ्रॉक्स कहाँ पे पाए जाते थे? वेस्टर्न घाट में। अभी देखो, इनको एक्सटेंट की कैटेगरी की उसमें नहीं रखा गया है ना। जो IUCN की लिस्ट निकलती है, एक्सटेंट कैटेगरी में नहीं रखा गया। हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन जो 7 फ्रॉग थे उस टाइम पे वो मर गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब ये कैजुअल रेसिज्म के बारे में मैंने बताया था। नॉर्थ ईस्ट के लोग आ जाते हैं, उनको नेपाली, चिंकी, मोमोज कह के बुलाते हैं। इट इज़ अ वेरी बैड। ये नीडो तानिया अरुणाचल प्रदेश का था, इसको भी दिल्ली मार दिया था रेसिज्म चलते चलते। अंजल चकमा त्रिपुरा का था, इसको भी मार दिया था देहरादून में। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा उठा हुआ है। कैजुअल रेसिज्म का इसको नाम दिया गया है। तो कैजुअल तरीके से भी रेसिस्ट नहीं बनना है। किसी को भी उसको, उसके चेहरे को, उसकी रेस को, कलर को लेके उसकी बुरी वाली बातें नहीं कहनी, उसका मजाक नहीं उड़ाना है। राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। क्लासरूम टीचिंग इज इसेंशियल। हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, दिल्ली के हाई कोर्ट ने, कि ये बोला है कि लॉ स्टूडेंट्स को क्लास में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अटेंडेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है क्लास, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए। नहीं समझे? तो इससे बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई है कि क्लासरूम टीचिंग इसेंशियल है कि नहीं है। कल भी मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था कैजुअली, फिर से बता देता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ को क्या क्या अफेक्ट कर रहा है इसको देख लेते हैं हम पहले। बच्चे मतलब क्यों स्कूल नहीं जाना चाहते हैं? पहला तो ये है कि जो एकेडमिक शेड्यूल है वो बच्चों में सोर्स ऑफ स्ट्रेस बन गया है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कि रोज़ कॉलेज जाना, ये करना, वो करना। तो बच्चे आजकल वैसे भी इतने वीक, कमज़ोर पैदा हो रहे हैं कि पढ़ाई के नाम से तो उनको वैसे ही छींक आने लगती है। तो ये तो होना ही है। दूसरा है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है डिसिप्लिन की।
वो डिसिप्लिन ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं, है ना, कि भाई क्लास में आना है, ये करना है, वो करना है। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म होती जा रही क्लास बंक करने की, तो हमें क्लास बंक करनी है। तो इसकी वजह से भी वो होता जा रहा है। तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ़ क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है पेपर देने के लिए। जैसे 75% है यूपीटीयू का, अगर आप देखो तो ये इनको स्ट्रेस आ जा रही है, भाई हम कैसे 75% क्लास ले पाएंगे, हम छुट्टी कैसे मारें, घूमेंगे फिरेंगे कैसे। तो बस यही कहानी है, इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ अपना वो खोए दे रही हैं। और ये वर्डिक्ट है कि ऑब्लिगेशंस को ख़त्म ही कर दिया है। इसे क्लासरूम टीचिंग तो ऑलमोस्ट निल हो जाएगी लॉ के क्षेत्र में, है ना। क्लासरूम टीचिंग इसेंशियल होती है एकेडमिक रिगर के लिए। अब मैंने कल इसको डिस्कस किया था, मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि क्या क्या एक्सपीरियंस मिलता है हमको पढ़ने से, इसको हम देख लेंगे। तो बस ये याद रखना, और ये केवल लॉ के लिए किया है। तो इसमें मेंस में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि किस तरह से चेंजिंग स्टडीज़, क्लासरूम स्टडीज़ इज़ अफेक्टिंग हायर एजुकेशन, दिस एंड दैट करके इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कोमोरोज निकनेम। देखो ये इसलिए दिया गया है पूरा आर्टिकल कि कंट्रीज़ अपनी बायोडाइवर्सिटी को दिखाने के लिए अपनी प्लेयर्स की टीम का नाम एनिमल्स के नाम पर रख लेते हैं। जैसे मोरक्को का देखें तो एटलस लायंस, ये बेचारे एक्सटेंट हो गए थे 1925 में ही, तो एटलस लायंस के नाम पे उन्होंने अपनी फुटबॉल टीम का नाम रखा हुआ है। द कोयलेकेंट्स, ये फ़िश है कोमोरोस की, इन्होंने अपनी टीम का नाम रखा हुआ है। द फरायाज, द फ़ैरोज़, सॉरी, है ना, फ़ैरोज़, ये फ़ैरोज़ एंशियंट इजिप्ट के रूलर हुआ करते थे, तो उन्होंने भी अपनी टीम का नाम इन पर रखा हुआ है। द सुपर ईगल्स, ये तेरंगा लॉयंस, सेनेगल की टीम ने अपना नाम का तेरंगा लॉयंस के नाम पर रखा हुआ है ना। तो ये वहाँ की डाइवर्सिटी को बताते हैं। मोज़ाम्बिक का अगर आप देखोगे तो मम्बाज, ये स्नेक होते हैं, ब्लैक मम्बाज, बहुत ही ख़तरनाक, मतलब पॉइजनस होते हैं। तो मोज़ाम्बिक ने अपनी टीम का नाम क्या रखा हुआ, मम्बाज रखा हुआ है। तो ये मोज़ाम्बिक की बायोडाइवर्सिटी को बताते हैं, ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। ये फेनेक फॉक्सेस, ये देखो, ये छोटी, वन ऑफ द वेरी स्मॉलेस्ट फॉक्सेस होती हैं ये अल्जीरिया ने अपनी टीम का नाम रखा हुआ है इस पे, फेनेक्स फॉक्सेस के नाम पे, ये भी लीस्ट कंसर्न है। तो बस यही बताने के लिए है कि किस तरह से लोग अपनी, जैसे अब इंडिया के नेबरहुड बांग्लादेश को देख लो, है ना। बांग्लादेश कैसे नाम रखते हैं, मतलब मैच हो रहा होता है तो वो टाइगर का पोशाक पहन के आ जाएंगे, तो बंगाल टाइगर को वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और डांस करते हैं वो नागिन डांस। आप लोगों ने देखना कभी मैच में, तो टाइगर नागिन डांस कर रहा है। अगर न्यूजीलैंड का देखो तो उनको कीवीज़ बोलते हैं, है ना। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखो तो वो कंगारूज बोलते हैं, ऑलराइट। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ही टीम के नाम रखे जाते हैं। प्लस ये प्रोटेस्ट हो रहा है ईरान में, वहाँ पे करप्शन हो गया, प्राइस बढ़ रहे हैं, पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, और महिला पर अत्याचार हो रहा है, तो उसको लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान में। तो ट्रंप ने बोल दिया है कि अगर ईरान शूट करेगा, वायलेंटली किल करेगा पीसफुल प्रोटेस्टर को, तो हम अपनी सेना भेज के उसको टॉपल कर देंगे, बचा लेंगे लोगों को, ठीक है कि नहीं। तो ईरान के उसने बोल दिया है कि भाई हम देख लेंगे, तुमको बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी अगर अटैक करने आओगे तो। वेनेजुएला पे जैसे अटैक कर दिया है ना, तो सेम इसी तरह से अटैक करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसएनडीपी और सीपीआई में लड़ाई चल रही है। सीपीआई वाले एसएनडीपी को क्यों मानेंगे, सीपीआई वाले मानते हैं पेरियार को, जिसने अपनी बेटी के साथ शादी की थी, बट जाने देते हैं। एसएनडीपी के बारे में जान देते हैं, क्या लड़ाई हुई है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट इससे मतलब है। एसएनडीपी को इस्टेब्लिश किया था 1900s में, इनिशियली 1903 में किया था, आई थिंक 1903 में, आई होप। श्री नारायण गुरु ने इस्टेब्लिश किया था इसको। ये एक एजावा था। एजावा एक कम्युनिटी होती है पढ़े लिखे लो कास्ट हिंदूज़ की इन केरला। इसने ये दिया था वन कास्ट, मतलब दुनिया में एक ही जाति है, एक ही रिलीजन है, एक ही भगवान है फॉर मैनकाइंड, ये श्री नारायण गुरु ने दिया था। फिर इनके चेला थे सहोदारन अयप्पा, इन्हीं के श्री नारायण गुरु के ये स्टूडेंट थे। इन्होंने दिया था नो कास्ट, नो रिलीजन, नो गॉड फॉर मैनकाइंड। तो ये भगवान से बिल्कुल ही दूर थे, ठीक है कि नहीं। एसएनडीपी की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, श्री नारायण धर्म प्रतिपालन युगम। तो इसका लाइफ लॉन्ग सेक्रेटरी बने थे ये श्री नारायण गुरु, इससे पहले भी सेक्रेटरी यही थे,
एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की बात कर लेते हैं। सरकार ने 2 क्रेडिट लिंक्ड प्लान लॉन्च किए हैं एक्सपोर्ट्स को प्रमोशन करने के लिए। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई थी 2023 में, उसमें हमने टारगेट रखे थे $2 ट्रिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करने हैं 2030 तक, है ना। तो $2 ट्रिलियन में से 1 ट्रिलियन किसके लिए होना चाहिए? गुड्स के लिए, और 1 ट्रिलियन होना चाहिए सर्विसेज के लिए। इक्वल वो करना था इसका। इतना हो गया है। तो इसके लिए 2 स्कीम आई हैं, ये दोनों को मैं बता देता हूँ। पहली है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम। तो इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, ये चाहे पहले हो चाहे पोस्ट शिपमेंट, शिपमेंट करने से पहले चाहे बाद के लिए अगर तुम्हें कोई क्रेडिट चाहिए, पैसा चाहिए, तो इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब छूट दे देंगे थोड़ी सी। तो इससे कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट की थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो सस्ते एक्सपोर्ट जाने लगेंगे। दूसरी है कि एमएसएमई के लिए कोलेट्रल सपोर्ट स्कीम दे दी हमने। एक्सपोर्ट क्रेडिट अगर चाहिए हो, एक्सपोर्ट करने के लिए पैसा लगता है, शिप को हायर करना है, बुक करनी है, किसी भी बड़ी शिप में अपना शिपमेंट तुमको बुक करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो उस पैसे के लिए अगर तुम्हें बैंक के पास जाना पड़े, तो तुम्हें कोलेट्रल नहीं है तुम्हारे पास, एमएसएमई वाले छोटे कंपनी वाले हैं, तो तुम्हें इसमें हेल्प मिल जाएगी, कोलेट्रल कम देना पड़ेगा, है ना। तो ये एमएसएमईज़ के लिए है। इसमें लिमिटेड कोलेट्रल हो तुम्हारे पास या थर्ड पार्टी गारंटीज़ भी नहीं हो, तब भी तुम्हें मिल जाएगा। ये जो एमएसएमई की स्कीम है, ये कौन इम्प्लीमेंट करेगा? इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई। ये कोई फंड हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है, इसके बेसिस पे ये लगेगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। ये ट्रस्ट है फॉर एमएसएमईज़। तो ये 2 स्कीम है और ये 6 साल के लिए चलेंगी, अंटिल 2030-31। 5,181 करोड़ का है। ये पैसे मैटर नहीं करते हैं, बस हाँ ये टाइम याद रखना, 6 साल के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स हम लेके आए हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था सोमालीलैंड को इजराइल ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, तो डोमिनो इफेक्ट आ सकता है। डोमिनो इफेक्ट मैंने बताया था कि इस तरह से ज़मीन है और इस पर टाइल्स खड़ी हुई हैं, ऑलराइट, ये टाइल्स खड़ी हैं, और एक को अगर गिराओगे तो ये गिरती ही चली जाएंगी, ये भी गिरेगी, ये भी गिरेगी, ये भी गिरेगी। इसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। तो जब सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, तो यमन के भी सेपरेटिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें भी जो है सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल है, इसको यूएई बैक करता है, यूएई सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ को बैक करता है यमन में। तो उन्होंने बोल दिया कि हमें भी अलग कंट्री चाहिए, राइट। अब इसमें आगे कुछ आएगा तो देखेंगे, अदरवाइज इसको नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, मदुरो को देख लेते हैं। मदुरो होल्ड्स आउट ऑलिव ब्रांच टू यूएस। मदुरो ने बोला था कि भैया ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है कि हम शांति चाहते हैं, शांति। लेकिन कल ही अटैक किया है यूएसए ने। हमारे यहाँ जब सुबह हो रही थी तो वेनेजुएला में रात हो रही थी, तो उस समय पर अटैक कर दिया मदुरो को, और इसकी वाइफ को उठा के भी ले गए किडनैप करके, ऑलराइट, यूएसए वाले। और अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? बस ये सराउंडिंग कंट्रीज़ पूछी जा सकती है वेनेजुएला की। वेनेजुएला ने, देखो वेनेजुएला का जो निकोलस मादुरो था, वो इस रीजन को इसको बोलते हैं एस्क्विवो रीजन। बड़ा जब चुन के आए थे, ये डिक्टेटर हैं बहुत तगड़े, ये चुन के आए थे, तो बोले गुयाना का ये ऑयल रिच रीजन है, एस्क्विवो रीजन, इसको हम कैप्चर कर लेंगे। तो बड़ी दिक्कत आई थी, यूनाइटेड नेशंस ने बचा लिया था इसको। अब खुद पे अटैक हुआ है तो भागे भागे फिर रहे हैं कि बचा लो, लेकिन हाँ अभी इनको अटैक करके ले गए हैं उठा के। अब इनको न्यूयॉर्क का जो कोर्ट है वो सजा देगा। इसकी कैपिटल है वेनेजुएला की कारकास। वर्ल्ड का 40% ऑफ ऑयल यहाँ पे पाया जाता है। इसको बाउंडरिंग कंट्री हैं कोलंबिया, ब्राज़ील एंड गुयाना। ये 3 कंट्रियाँ इसको बॉर्डर करती हैं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, तो इस चीज़ का आप याद रखना है। तो ये सराउंडिंग कंट्रीज़ पूछी जा सकती हैं। ये है एस्क्विवो रीजन, ठीक है। तो वेनेजुएला की सराउंडिंग कंट्रीज़ कोलंबिया, ब्राज़ील, गुयाना। आई होप इतना ही आपको याद रहेगा। थैंक यू। सब्सक्राइब।